की जो डिस्कशन है उसमें हम बहुत सारे रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ये रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आ रहे होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन किया था कि रिएक्टिविटी के चैप्टर में और इस चैप्टर में आपके सिलेबस के 95% रिएक्शन यही दो चैप्टर्स में है। जो 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 रिएक्शंस आपको लगता है ना मुश्किल है, वो इन्हीं चैप्टर्स के रिएक्शंस हैं, क्योंकि आप उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, आप उनको जहन में बिठा नहीं पाते। तो इसलिए आप हेडिंग पहले बना लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आज हम लोग अपनी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं कहां, बिल्कुल बेसिक से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स से। ठीक है जी। बेटा जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज लिखता हूं एसिड्स की, अच्छा मैं जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए भी मेंशन कर दूं कि भाई हम जब बात कर रहे हैं ना कि एसिड्स की, तो हमारी एग्जांपल्स 4 हैं जिनमें हम बार बार बात करेंगे। HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COOH। ये जो तीनों एसिड्स हैं जो आपको यहां लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये तीनों हमने एग्जांपल्स दी थी कि ये क्या हैं, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है ना। और ये जो एसिड है ये एक वीक एसिड है। तो जब हम कहते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, विच इट मींस हम इन एसिड्स के रिएक्शंस देखने की बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है, बहुत आसान सी बात करने वाला हूं। 3 प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, 3 प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें याद रखनी है एसिड से रिलेटेड। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एंड तीसरी जो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल प्रॉपर्टी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान, मेरे साथ आप रिएक्शन लिख पाएंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़नी है एसिड से रिलेटेड, 3 तरह के केमिकल रिएक्शन, और बेइंतहा आसान है। फोकस कीजिएगा बेटा, फोकस कीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब एसिड मैंने ले लिया HCl। अच्छा, इसका जनरल पैटर्न मैं आपको समझा दूं, जनरल इक्वेशन लिखवा देते हैं आपको ताकि और आसान हो जाए। जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, कोई भी जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, दैट्स द जनरल इक्वेशन अब्दुल रहमान फराज वली जो फॉलो करनी है। कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो इट गिव्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, it gives a salt and hydrogen gas is released. You need to remember here that during this reaction a gas is evolved, a colorless gas is evolved which is hydrogen. क्योंकि एग्जामिनर आपसे रिएक्शन भी पूछ लेता है बख्तावर, और ऑब्जर्वेशन भी पूछ लेता है कि what would be the observation during this reaction. So let's apply this. Let's say HCl is reacting with Na, sodium metal. What is going to happen? HCl कैसे होगा? NaCl plus H. Na, very good. Na will combine with Cl and hydrogen gas will get liberated. Balance करना होगा तो you put 2 here, you put 2 here and you put 2 here, balancing हो जाएगी। समझने की बात यहां पर यह है कि रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाउ इट रिएक्ट्स। लेट्स ट्राई वन मोर। H2SO4 let's say reacts with Ca, calcium. Calcium is again what? Metal. What happens is calcium combines with sulfate to form what? Calcium sulfate and again hydrogen gas is released. भाई ये क्या डिफिकल्ट लग रहा है? समझ में आ रही है बात? जी सर। It's very simple, Mustafa Baloch. It's very, very simple. Let's try one more. CH3 COOH, ethanoic acid. Let's say it is reacting with
सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर इज अगेन अ मेटल, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म CH3COOAg एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। बात समझ में आ रही है भाई? नेगेटिव आयन मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हमें देखने में आ रहा है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जा रही है। क्या रिएक्शन लिखना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जी सर। यस सर। सर थोड़ा साइड पे करिएगा। ओके मैं बताता हूं, ठीक है मैं करा रहा हूं बेटा, सब करो और रिएक्शंस पहले लिख दो। HNO3 नाइट्रिक एसिड, अब मुझे आप लोगों का जवाब सुनना बेटा। लेट्स से नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टिंग विद लेट्स से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज अ मेटल, यस और नो? MgNO3 plus H2. सो व्हाट वी सी MgNO3। अच्छा अब MgNO3 पे ट्वाइस भी लगेगा, क्यों ट्वाइस लगेगा? क्योंकि NO3 में आपको पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोलिसिस में कि NO3 का चार्ज कितना होता है, 1 होता है, और Mg का जो वैलेंसी है वो कितना होता है, 2, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। और ये हम बात कर चुके हैं बार बार कि जो वैलेंसीज होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, तो Mg का 2 विल बी पुट ऑन NO3 एंड NO3 का 1 विल बी पुट ऑन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो आप देख रहे हो बार बार अनाब काशिफ, बात समझ में आ रही है? सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। अनाब let's say one more example, H2SO4 let's say is reacting with Al, aluminium, aluminium has a valency 3 and SO4 has a valency 2। ये मैं लिखवा चुका हूं, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, एल्यूमिनियम बिलोंग करता है ग्रुप 3 से, इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 3। सो व्हाट वी सी इज Al एंड SO4, एल्यूमिनियम का जो 3 है वो SO4 पे जाएगा, SO4 का जो 2 है वो एल्यूमिनियम पे आएगा। द करेक्ट फॉर्मूला वुड बी Al2SO4 thrice and hydrogen gas will be formed। Is that clear बच्चों? Sir, I Yes, didn't sir. get Yes. this for thrice thing. बेटा आपको ये मैं खाली 2500 दफा मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि वैलेंसीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इंटरचेंज होती हैं। देखो एक तो पैटर्न है कि एल्यूमिनियम SO4 से कंबाइन होगा, ये तो तुमने समझ लिया, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला लिखना भी जरूरी है। और वो करेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैलेंसी। SO4 की वैलेंसी आपको इलेक्ट्रोलिसिस में बताई थी मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस उससे पहले भी बताई है कि SO4 और जो CO3 होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, और जो OH और NO3 होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो SO4 has a valency of 2 and aluminium belongs to group 3, that's why it has a valency of 3। तो अब एल्यूमिनियम का जो 3 है वो मैंने SO4 पे कैसे लिखा? बिकॉज SO4 एक कॉम्प्लेक्स आइन है, तो हमने होल ब्रैकेट करके लिख दिया, और SO4 का जो 2 है वो हमने एल्यूमिनियम पे लिख दिया। एंड दिस इज व्हाट वी स्टडीड सो मेनी टाइम्स कि ड्यूरिंग द रिएक्शन वैलेंसीज आर इंटरचेंज। आर वी क्लियर? आर यू क्लियर अभी नाउ? Is this clear to you अभी? हाँ जी सर। ओके बख्तावर तुम्हें समझ में आ गया? पराचा, अब्दुल समी, मुस्तफा बलोच, Yes, sir. मुबीन, शाइमान, Yes, रिएक्शन sir. लिखना समझ में आया? चलो कॉपी करो शाबाश रिएक्शंस को। पहली sir. प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद मेटल्स की प्रॉपर्टी में कॉपी करो बेटा किस तरह से रिएक्शन लिखने। द पैटर्न इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरी एसिड। एसिड what is going to be written? Acid when reacts with metals they form salt and hydrogen gas is released। अच्छा अब salt जो होता है ना वो उसकी ऑब्जर्वेशन तो डिस्टिंक्टिव नहीं होती, सॉल्ट ज्यादातर डिसॉल्व भी हो जाते हैं पानी में, बट एक याद रखना है इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या होगी? बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, so whenever you do the reaction between metal and acid you will see bubbles of gas, and the bubbles of gas are due to which gas? Hydrogen in this case। is that clear? Yes sir. बख्तावर, अनाब, बात क्लियर है बेटा? यस सर। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलो बेटा। सर मैं बोल रहा था कि सर ये जो CH3COOH के साथ Ag ने जो ये रिएक्शन किया है इसमें कि कहते हैं ये जो H1 गया है ना CH3COOH से, तो यहाँ पे H2 कैसे आ गया? बेटा बैलेंसिंग करें नहीं जान, H तो कोई चीज नहीं होती ना, you need to balance this, I should balance this, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। You just put half here, that's nothing but balancing। either you put half with hydrogen gas or you put 2 here, you put 2 here, 2 here, then it get balanced। ठीक है, तो उससे आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। H तो कोई चीज नहीं होती ना, मॉलिक्यूल इज, असल में देखो रिएक्टिंग मिक्सचर में एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो इस तरह के HH बनेंगे तो अल्टीमेटली दे विल फॉर्म H2। तो टू फॉर्म H2, जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन आयन की इक्वेशन लिखी थी ना, तो आपको याद है आप 2H कंसिडर करते थे, तो बैलेंस करते थे ना H2 बनाने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर H2 फॉर्म हो रहा है, इट मींस या तो दो इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल तुम दिखाओ, या बैलेंसिंग के लिए वहां हाफ लगा दो। राइट नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, सबको समझ में आ गया कि एसिड व्हेनेवर इज प्रोवाइडेड विद मेटल इट इज गोइंग टू रिएक्ट, एंड इट इज गोइंग टू रिएक्ट इन, क्या फॉर्म करेगा रिएक्ट करके? Hydrogen gas and Hydrogen the gas salt. and salt. Is that clear to everybody? Yes, sir. जी सर। Sir, so one question in observation, do we have to simply write that bubbles are observed from the Yeah. solution? Yes. अगर आपसे एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो आप यही लिखोगे, यू विल सी द बबल्स ऑफ गैसेस। अब थ्योरेटिकली यू नो कि वो बबल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के हैं, ठीक है ना? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? रिएक्शंस नोट कर लिए बेटा तुम लोगों ने सारे? यस सर। यस। अच्छा, अब मैं आपके लिए एक सवाल डाल रहा हूं जो मैं उम्मीद कर रहा था कि दरमियान में कोई रोकेगा मुझे, लेकिन नहीं रोका। चलो अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, बल्कि उसको करने से पहले बल्कि डायरेक्ट पूछ ही लेता हूं। मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दूं कि इन जो ये मैंने 1 2 3 4 5 रिएक्शंस लिखे हैं, इन 5 में से एक रिएक्शन मैंने गलत लिखा है, तो तुम मुझे बता सकते हो कौन सा है? Sir, weak acid वाला। जी, Third एनीबॉडी एल्स क्या गलती है इसमें? सर मेटल। AG एनीवन? बेटा आई एम डेस्परेटली वेटिंग, अगर किसी ने But silver does not react. वेरी गुड, यू हैव स्टडीड मेटल्स एंड रिएक्टिविटी, और वहां हम बात करके आए थे, याद कीजिएगा, वहां पर भी हमने रिएक्शंस पढ़े थे। हम जानते हैं कि मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो ना, कैल्शियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, उसकी जगह ले ली, NaCl फॉर्म कर लिया। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, है जी। इधर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसको डिस्प्लेस कर दिया। बट लुक इन दिस रिएक्शन सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? Less reactive. लेस रिएक्ट। Less reactive than, and we have gone through this discussion that when metal is less reactive than hydrogen, it cannot displace hydrogen. Yes or no? When metal is less reactive than hydrogen, it cannot displace hydrogen. Yes or no? Sameer? ये बात जी सर। समझ में आती है कि हम ये पढ़ चुके हैं कि मेटल जब मेटल कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टिविटी। तो बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जब मैंने इथेनोइक एसिड का रिएक्शन लिखा है, नॉट बिकॉज ऑफ इथेनोइक एसिड, बिकॉज ऑफ सिल्वर, दिस रिएक्शन एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू अकर। यस और नो? Yes, sir. यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी पॉइंट आउट करके आपके सामने लिखूंगा तो शायद आप पिकअप कर पाओ। अगर मैं यहां लिखता हूं कि HCl is allowed to react with copper, will this reaction occur? नो सर। No. Why this reaction is not going to occur? Yes, beta, everyone. Why this reaction is not going to occur? Cu is less reactive than fluorine. Cu is less reactive than H, therefore copper cannot displace hydrogen. Okay, ये बात सबको समझ में आ गई? मेटल से रिएक्शन सबको लिखना समझ में आया? एक बार प्लीज बता दो बच्चों। Yes, sir. अब यहां पर एक किसी ने सवाल मुझे चैट बॉक्स में पूछा था कि भाई सर, कौन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो वीक एसिड है, क्या वो दोनों में सेम ही तरह से रिएक्शन होगा? यस, दोनों में सेम तरह से रिएक्शन होगा। सिर्फ फर्क, यानी प्रोडक्ट वही सॉल्ट और वाटर बनेगा,
फर्क ये होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा वो तेज रिएक्ट करेगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और जो वीक एसिड होगा तो वो स्लो रिएक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट सॉल्ट और हाइड्रोजन ही होगा। लेट्स से अगर मैं एक रिएक्शन HCl से करा रहा हूं तो HCl का रिएक्शन बहुत तेज होगा, लेकिन अगर Yes, sir. वही रिएक्शन मैं इथेनोइक एसिड से करा रहा हूं बिकॉज इट्स अ वीक एसिड, तो वो रिएक्शन स्लो होगा। तो इट इज नॉट द प्रोडक्ट जिसमें फर्क आएगा, फर्क आएगा किसके ऊपर? जो आपके स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Got it. नेक्स्ट आ जाए बेटा एसिड्स का रिएक्शन पराचा बेस के साथ। बेटा यहां पर भी जनरल इक्वेशन है, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट Salt plus water. वाटर। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि बेस को Plus water. तुम बेस के नाम से तो पहचानते हो। बेस में मैं 2-3 बातें और मेंशन करना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, अब तवज्जो देना जरा। एक्चुअली बेसिस क्या होती हैं? एक्चुअली बेसिस आर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स। भाई देखो ना, तुमने एग्जांपल क्या पढ़ा है? NaOH, KOH, NH4OH, सब में हाइड्रोक्साइड आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. ये तुम्हें बड़ा काम आने वाला है, ये जो पॉइंट अब मैं देने वाला हूं ना, तुम्हें बहुत काम आएगा। उसको साइड में कहीं नोट करना है, यहां पर नोट ना करो, इसको साइड में कहीं नोट करो कि बेसिस असल में क्या होती हैं? मेटल की हाइड्रोक्साइड्स, एंड नॉट ओनली मेटल की हाइड्रोक्साइड, मेटल की ऑक्साइड्स भी बेसिस होती हैं। मेटल, अच्छा तुम्हारे सिलेबस में चूंकि जो बेसिस हैं वो मेटल की हाइड्रोक्साइड्स हैं, बट तुम्हें रिएक्शन में ये ट्रिक भी काम आएगी इफ यू रिमेंबर कि मेटल की जो हाइड्रोक्साइड है और मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं ये दोनों बेसिक होती हैं। ये मैंने कल भी पढ़ाते हुए बताया था कि मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो मेटल की जो हाइड्रोक्साइड्स हैं या मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं, यानी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन आ रहा हो या मेटल के साथ अगर OH आ रहा हो, ये दोनों ही बेसिस होती हैं। जबकि आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम रिएक्शन लिखते हैं। एसिड लेट से हम ले लेते हैं HCl, और HCl का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। तो सिंपली यहां पर भी हम क्या देखते हैं? प्लस माइनस का एक्सचेंज देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? Na किससे कंबाइन हो जाता है? Cl से, एंड दिस OH कंबाइंस विद H टू फॉर्म वाटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, अगर sir. अगर H2SO4 रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, हाउ द रिएक्शन इज गोइंग टू अकर? यस बेटा, कैसे होगा रिएक्शन? कैल्शियम विल कंबाइन विद SO4, SO4 की वैलेंसी भी 2 है, कैल्शियम की भी 2 है, इसलिए कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गई। एंड OH and H will combine to form water. Is that clear? Water. If I use CH3COOH and allow it to react with KOH, what is going to happen? Again, K will be like CH3COOK, and then water will be formed. Yes or no? Yes, sir. बेटा, are you all understanding the pattern? वली, मुस्तफा बलोच, बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे पैटर्न क्या है? रिएक्शन रट्टा नहीं लगाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। द पैटर्न इज कि तुम्हें एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ जोड़ना है, एक्सचेंज करना है पार्टनर को। क्या कोई गैस बनेगी इस रिएक्शन के दौरान? No, sir. नो। तो इसका मतलब है कि जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलती। जैसे आप एसिड और मेटल को जब रिएक्ट करा रहे होते हैं तो आपको बबल्स, कलरलेस बबल्स नजर आते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस के हैं, लेकिन जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो आपको कोई ऐसी डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती। एंड द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction between acids and bases is called neutralization reaction. Are we all clear in the second property of acids? Sir. जी बेटा। सर ये रिएक्शन विद बेस की कोई ऑब्जर्वेशन मुझे बता दें।
यही तो, अब क्या नींद में क्लास ले रहे हो क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ कि रिएक्शन विद बेस की कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती। मैंने पहले यही तो बताया कि देयर इज नो डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये चीज तो मेंशन किया आपको मैंने। अच्छा, ओके सर। अनाप, तुम्हें बात समझ में आ रही है? रिएक्शन नोट कर रही हो? रट्टा तो नहीं लगाना पड़ेगा, पैटर्न समझ में आ रहा है? जी सर। अब आ जाएं बेटा अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड अगली प्रॉपर्टी भी बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है, जहां पर हम एसिड्स का रिएक्शन कराने वाले हैं। चलो मैं ऐसा करता हूं, एक तरफ HCl ले लेते हैं, एक तरफ H2SO4 ले लेते हैं, HNO3 भी ले लेते हैं, और CH3COOH भी ले लेते हैं। चारों तरह के एसिड्स ले लेते हैं और इनका रिएक्शन कराते हैं मेटल के कार्बोनेट से। मेटल के कार्बोनेट का मतलब है सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने, या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, या हमने जनाबे आली अल्लाह आपका भला करे मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया, या हमने जनाबे आली लेट्स से कोई और कार्बोनेट एल्यूमिनियम का कार्बोनेट ले लिया, Al2CO3 थ्राइस। CO3 थ्राइस क्यों है? वही लॉजिक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 कार्बोनेट पर है और कार्बोनेट का 2 एल्यूमिनियम पर है। अच्छा, अब इसका जनरल पैटर्न क्या है मेरे बच्चों? इस रिएक्शन का जनरल पैटर्न भी है बड़ा सिंपल सा, और वो क्या है कि एसिड्स whenever react with either metal carbonate or metal hydrogen carbonate, they give us salt, water and carbon dioxide. Salt, water and carbon dioxide gas. Salt, water and carbon dioxide gas. देखो बड़ा आसान सा पैटर्न है बच्चों। 3 प्रॉपर्टीज थी। पहली वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो आपको मिल रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन। जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, तो आपको मिल रहा है सॉल्ट और वाटर। और जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट में, तीनों में मेटल कॉमन है। तीनों रिएक्शंस में देखो एसिड के साथ मेटल कॉमन है, मेटल का हाइड्रोक्साइड और मेटल का कार्बोनेट। तो तीसरे वाले में हमें सॉल्ट भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, और गैस हाइड्रोजन नहीं है, गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आए रिएक्शंस को पूरा करते हैं। अब तवज्जो दीजिएगा, तो रिएक्शन आप खुद भी पूरा कर सकते हैं। क्या कैसे होंगे रिएक्शंस? अच्छा, मैंने बार बार बताया है कि जब कंपाउंड वर्सेस कंपाउंड का रिएक्शन होता है तो हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि नो रिएक्शन हो रहा हो। मेटल और रिएक्टिविटी जब मैंने पढ़ाया था तो यहां मैंने आपको बताया था कि जब दो कंपाउंड वर्सेस कंपाउंड रिएक्शन होता है तो नो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, जबकि जब एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड रिएक्ट होता है तो नो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि जो एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम। अब मुझे बताइए यहाँ रिएक्शन कैसे होगा बेटा? सॉल्ट कौन सा बनेगा? Na और Cl को यूज करके कौन सा सॉल्ट बनेगा बच्चों? NaCl, NaCl. ठीक है। ये H NaCl. और यहां से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके क्या बनेगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यू जस्ट नीड टू स्ट्रेट अवे राइट डाउन द प्रोडक्ट्स। बैलेंसिंग करेंगे तो आपको मालूम है यार, राइट साइड पे देखिए 1 सोडियम है और लेफ्ट साइड पे 2 सोडियम है, तो आप यहाँ 2 लगा देंगे। राइट साइड पे आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, H2SO4 और KCO3 का। अगेन सॉल्ट कैसे बनेगा? K और SO4 के जरिए। आपने K लिखा, SO4 लिखा, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो फॉर्मूला क्या बना? K2SO4, और फिर साथ आपने क्या लिख दिया? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगले रिएक्शन पे आप गए तो आपने सॉल्ट क्या बनाया? मैग्नीशियम और NO3 को यूज करना है आपने, तो MgNO3 लिखा आपने। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का होता है तो वैलेंसी 2 आ गई। NO3 की वैलेंसी आप पढ़ चुके हैं 1 होती है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको मिल गया मैग्नीशियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जनाब जो लास्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम और ये पूरी चीज कंबाइन होगी, तो कैसे लिखेंगे आप? CH3COO और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, तो ऐसे लिखा जाएगा। और CH3COO की वैलेंसी 1 है, तो वो एल्यूमिनियम पर लिखी हुई नजर नहीं आ रही। साथ ही आप लिखेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बार बार समझाने का मकसद ये है कि देखने में भले आपको ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन पैटर्न सब में सेम रिपीट हो रहा है। रिएक्शन लिखना समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर।
दूसरी चीज जो बेटा समझने की है, वो यहां पर भी एक बड़ी डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन होगी, और वो डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन क्यों होगी बेटा? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मेरे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और इसके भी बबल्स बनते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की ना बबल्स बड़े अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? आपने देखे हुए हैं, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स देखे हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक अगर आपने कभी भी पी है, सॉफ्ट ड्रिंक आपने कभी भी पी है, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अगर आप उसको थोड़ा सा भी हिला लें और उसके बाद खोलें, तो जो झाग बन के बाहर आ रहा होता है ना, जो बबल्स बन के बाहर आ रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो झाग बन रहा होता है, जो बबल्स बन रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स है ना, उनके लिए एक अलग वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एफरवेसेंस। क्या कहते हैं भाई? एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो जो झाग नुमा बबल्स है ना, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि वो दे अपेयर लाइक फ्रोथ, वो झाग की तरह लग रहे होते हैं। तो वो जो बबल्स हैं, दीज बबल्स आर कॉल्ड एफरवेसेंस। उसके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो एफरवेसेंस का वर्ड होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो सर ऑब्जर्वेशन में गैस की एफरवेसेंस हाँ, यानी मिलती है। आप देखो, एग्जामिनर आपसे अगर ऑब्जर्वेशन पूछेगा, आप क्या लिखोगे? ड्यूरिंग दिस रिएक्शन effervescence of carbon dioxide gas are observed or are seen during this reaction, or during these reactions effervescence of carbon dioxide gas are seen। या एग्जामिनर हो सकता है तुम्हें हिंट भी दे दे, वली, अगर एग्जामिनर तुम्हें कहता है कि भाई एक रिएक्शन मैंने कराया है और उसमें effervescence का वर्ड इस्तेमाल करता है, तो तुम्हारे दिमाग में फट से क्या आएगा कि इस यकीनन इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है अब्दुल रहमान पराचा, वली? यस सर। ठीक है ना? तो आपको हिंट जो याद रखनी है ना, वो हिंट कहीं पर भी एग्जामिनर आपसे यूज करा सकता है। यहां पर एफरवेसेंस का जो वर्ड है, वो किसी और गैस के लिए यूजुअली इस्तेमाल नहीं होता। आपके सिलेबस में वर्ड एफरवेसेंस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर कहीं पर ये वर्ड आ जाए तो दिस कुड बी कंसीडर्ड एज हिंट। और अगर कहीं पर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो फिर इसका मतलब है आप उसके लिए ऑब्जर्वेशन में एफरवेसेंस का वर्ड डालेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. ये एसिड की तीनों प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। देखो, 3 प्रॉपर्टीज के अंदर कितने सारे रिएक्शन लिख लिए, लेकिन असल में याद रखने की बात सिर्फ कितनी थी? याद रखने की बात बस सिर्फ इतनी थी जो अब मैं लिख रहा हूं। इसमें से क्या याद रखा आपने? कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड जब मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड या मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जिसको हम बेस कहते हैं, तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। और एसिड जब मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट भी बनाएगा, वाटर भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करेगा। पूरी जो हमने अभी तक की डिस्कशन की, उसमें से याद रखने वाली बस यही बात है जो आपको, जिसकी बुनियाद पर आप सारे रिएक्शंस को समझ रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? एसिड की ये तीनों प्रॉपर्टीज और रिएक्शन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों? नो सर। जी बेटा, ताहा वाहिदी समझ में आ गई बात? जी सर। बुशरा, राबिया, अरीबा, नवीद, सर मुस्तफा? जी बेटा। सर, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो भी तो वाइट झाग निकलती है, तो क्या हर दफा कार्बन डाइऑक्साइड ही होते हैं वो? कौन से केमिकल रिएक्शन किया आपने बेटा पहले तो? सर जैसे लैब्स में करते हैं ना केमिकल रिएक्शंस, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा किया? मैं आपको जब ही तो जवाब देने लगा हूँ, आप पहले मुझे बताएंगे। टाइट्रेशन किया था? सर मैंने नहीं किया, मैंने यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। नहीं देखो, मेरे बच्चे, हर झाग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन जिस एफरवेसेंस की हम बात कर रहे हैं, या जो ओ लेवल्स के अंदर हम एफरवेसेंस का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड। हर झाग का मतलब गैस जरूर है, समझ में आई ना? जो आप बबल्स जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनते हैं ना, उसी को आप झाग कह रहे होते हैं। तो झाग बनने का मतलब गैस तो है, लेकिन अब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हो ये जरूरी नहीं। हाँ, केमिस्ट्री के अंदर जो लैब में आप लोग यहाँ पर ओए लेवल में भी टाइट्रेशन करते हैं, वो भी एसिड और
एसिड के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको कॉमनली झाग नजर आ रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हर झाग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन ओ लेवल्स में जब वर्ड एफरवेसेंस आता है तो यूजुअली इट रेफर्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। एनी अदर क्वेश्चन?